करना है। और मॉडल 4 जो है उसे हम MEK1 FCFS इंफिनिटी के नोटेशन के थ्रू शो कर सकते हैं। ठीक है, अब अभी तक आपने जितने मॉडल्स देखे हैं उसमें और इस मॉडल में एक फर्क ये आ रहा है कि यहाँ कोई स्पेशल टाइप का एक नोटेशन हमने लिया है। तो फर्स्ट नोटेशन जो हमेशा इंडिकेट करता है वो बताता है कि इनपुट किस टाइप का है, इनपुट या जो अराइवल रेट है वो किस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। अब एक्चुअली में क्या है कि ये सारे अलग अलग टाइप के डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, अर्लैंगियन डिस्ट्रीब्यूशन और भी बहुत से टाइप के डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। तो पर क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूशंस टॉपिक्स अलग से हम लोगों ने नहीं पढ़े, तो आप लोगों ने जो स्टैटिक्स में पढ़े होंगे या जो M3 वगैरह सब्जेक्ट में आपने इस टाइप से कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़े होंगे, तो वही सारे डिस्ट्रीब्यूशंस का तरीका है। यहाँ पर पूरा स्टडी की जाती है कि अराइवल जो है वो किस टाइप के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, किस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। तो अगर अराइवल रेट जो है वो पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, तो इसलिए हमने इसको M से शो किया है। M बेसिकली यहाँ इंडिकेट करता है मार्कोवियन या पॉइजन्स इनपुट। सेकंड लिखा है EK होता है kth ऑर्डर अर्लैंगियन डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या होता है मैं शॉर्ट में आप लोगों को अभी बताऊंगा। नंबर 1 जो है थर्ड प्लेस पे जो भी डिजिट रहती है, जो भी लिखा रहता है, उससे हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ सर्वर्स कितने हैं या नंबर ऑफ चैनल्स कितने हैं। एक सेकंड मॉडल हमने पढ़ा था जिसमें हमने MMC लिखा था, वहां पे C दैट मींस नंबर ऑफ चैनल्स। यहाँ पर हमने 1 लिखा है दैट मींस सिंगल सर्वर। यहाँ पर एक ही सर्वर होगा, एक ही सर्विस फैसिलिटी होगी जहाँ पर की सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट इसमें जो है FCFS ये बताता है कि आपको सर्विस किस तरीके से प्रोवाइड की जाएगी। तो FCFS शो कर रहा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो लगभग जो भी हमने मॉडल्स देखे हैं जितने भी, मोस्टली वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो इंफिनिटी साइन शो कर रहा है वो बता रहा है कि देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द क्यू लेंथ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पिछला मॉडल हमने जो पढ़ा था उसमें ये था कि क्यू लेन पे रिस्ट्रिक्शन था। उस पूरे सिस्टम में डिजायर्ड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट से ज्यादा नहीं हो सकते थे, डिजायर्ड नंबर ऑफ कस्टमर से ज्यादा नहीं हो सकते थे। लेकिन यहाँ ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने भी कस्टमर उस क्यू को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर लास्ट वाला शो कर रहा है इनफाइनाइट कस्टमर पॉपुलेशन जो जनरेट होती है कि आपका सर्विस मैकेनिज्म किस तरह से काम कर रहा है, किस जगह पर काम कर रहा है। अगर मान लो आप किसी इस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो पर्टिकुलर किसी एक सिटी के लिए है, तो आपकी जो पॉपुलेशन होगी वो उस सिटी की होगी, मतलब आपके जो कस्टमर होंगे वही उस सिटी से आएंगे। लेकिन अगर आप कुछ इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर द वर्ल्ड कस्टमर आपके पास आ सकते हैं, तो फिर वो सिस्टम के लिए आपके जो कस्टमर रहेंगे वो भी इनफाइनाइट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मॉडल को पढ़ने का तरीका हमने समझा कि किसी मॉडल को किस तरीके से किस नोटेशन के थ्रू पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, मतलब कि ये मॉडल को हम किस तरीके से पहचानेंगे या किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो इसमें अर्लैंगियन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होता है कि अलग अलग आपको एक ही सर्विस लेना है, लेकिन आपको वो जो सर्विसेज होती है अलग अलग स्टेजेस में प्रोवाइड की जा रही है। फॉर एग्जांपल आप किसी डॉक्टर के क्लिनिक में गए हैं, चेकअप के लिए गए, चेकअप के लिए वहां डॉक्टर के क्लिनिक में आपको अलग अलग 1 2 3 और आपको अलग अलग स्टेजेस से पास होना है। आप यहाँ से कस्टमर जो है वो क्यू में इंटर करता है, फर्स्ट स्टेज पे जाएगा, सेकंड स्टेज पे जाएगा, थर्ड स्टेज पे जाएगा, फोर्थ स्टेज पे, ऐसे करते करते अगर वो केथ स्टेज तक जा रहा है, टोटल के स्टेजेस तक वो जाता है और फिर जाके उसकी सर्विस अगर कंप्लीट होती है, तो इस टाइप का जो सिस्टम होता है या इस टाइप का जो सर्विस प्रोवाइड करने का जो सिस्टम होता है वो किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, अर्लैंगियन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो अर्लैंगियन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जब कंसीडर करेंगे हम, जब आपको सर्विसेज जो है वो अलग अलग स्टेप्स में मिल रही है। फर्स्ट स्टेप में आपको कुछ सर्विस मिलेगी,
मान लीजिए आपने फर्स्ट स्टेज में वहां रजिस्ट्रेशन कराया है, तो पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्यू में लगना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1/μ1 टाइम जो है वो आपने यहाँ पर स्पेंड किया है। फिर सेकंड स्टेज पे जाएंगे आप, सेकंड स्टेज पे आपको कोई अलग तरीके की सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, या मान लीजिए आपका चेकअप स्टार्ट होगा, मान लीजिए इसमें आपका जो ब्लड प्रेशर है, उस क्लिनिक पे ब्लड प्रेशर डॉक्टर मेजर कर रहे हैं, उसको करने में आपको 1/μ2 टाइम लग रहा है। सिमिलरली आप थर्ड स्टेज में जाएंगे, हो सकता है यहाँ पर आपका टेम्परेचर वगैरह मेजरमेंट किया जाए। फिर फोर्थ स्टेज पे आप जाएंगे और किसी तरीके का आपका चेकअप वहां पर किया जाए। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ स्टेजेस से पास होते जा रहे हैं, जिसमें आपको अलग अलग सर्विस टाइम लग रहा है, 1/μ1, 1/μ2, 1/μ3। ठीक है, और लास्ट वाले में आपको टाइम लग रहा है 1/μk। टोटल आपने जब इसमें देखा म्यू के टाइम आपको लग रहा है। ठीक है, तो एरलांगेट डिस्ट्रीब्यूशन अगर इस टाइप से आप जब इसका सर्विस मैकेनिज्म चेक करते हैं तो वो एरलांगेट डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। और पिछले जो केसेस में आपने पढ़ा है उसमें जो आपका सर्विस टाइम होता था, वो सर्विस टाइम आपका होता था सर्विस टाइम इक्वल टू 1/μ। ठीक है, तो सर्विस टाइम जो होता था वो 1/μ होता था, और उस कंडीशन में आपको जो सर्विस रेट मिलता था वो सर्विस रेट को आप म्यू से डिनोट करते थे। ठीक है, ये टाइम बेसिस पे होता है और ये रेट बेसिस पे होता है, कस्टमर्स पर आवर या कस्टमर पर मिनट बेसिस पे, और ये मिनट या आवर बेसिस पे आप सर्विस टाइम निकालते थे। ठीक है, अब अगर एयरलाइन डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू वहां पर सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तो वहां पर जो टोटल टाइम होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/μk। 1/μk, म्यू के बता रहा है कि आपने कितनी स्टेजेस में वहां पर वो पूरा काम कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर जो सर्विस टाइम आपका होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/μk, और एवरेज सर्विस रेट जो है उसको अभी भी हम एवरेज सर्विस रेट जो रहेगा उसको अभी भी हम काय से डिनोट करेंगे, म्यू से ही डिनोट करेंगे। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब समझेंगे कि 1/μk और म्यू की वैल्यू को हमें किस तरीके से यूज करना है। तो अब अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है या कोई पैटर्न आप देखते हैं तो आपको ये कैसे समझ में आएगा कि ये एरलांगेट डिस्ट्रीब्यूशन का केस है या नहीं है। तो आपको सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको देखना पड़ेगा कि जो भी सर्विस लेने के लिए आप गए हैं वो कितनी फेजेस में कंप्लीट हो रही है। तो आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि फेजेस कितनी है, उस सर्विस को लेने के लिए आपको कितनी स्टेजेस या कितनी फेजेस से पास होना पड़ेगा। तो जितनी भी स्टेजेस या जितनी भी फेजेस होती है वो वैल्यू होगी आपकी के की। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी सर्विस को लेने के लिए गए, आपको 3 स्टेजेस से पास होना है, तो आपके लिए वहाँ जो एरलांगेट डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर होता है के, उस के की वैल्यू आपको रखना पड़ेगी 3। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरी थी एरलांगेट डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरीके से हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब भी आप इस टाइप का कोई मॉडल पढ़ते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह जब आप देते हैं तो उसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या डेंसिटी फंक्शन। तो अगर एरलांगेट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात करें या एरलांगेट डेंसिटी फंक्शन की बात की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस टाइप से पूछ सकते हैं आपसे। तो अगर जनरल एरलांग डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी फंक्शन लिखने के लिए आपको कोई बोले, उसका फॉर्मूला या जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है दैट इज फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू म्यू के टू द पावर के into time t to the power k minus 1 into e to the power minus mu kt upon factorial k minus 1। जहां पर जो टाइम है वो 0 से तो ज्यादा ही होगा टाइम, एंड लेस देन इक्वल टू इंफिनिटी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। ठीक है,
तो अगर आपसे कोई बोले जनरल एर्लांगन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी फंक्शन का क्या फॉर्मूला आता है, तो आपको फॉर्मूला ये यूज करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं। इस टॉपिक पे फॉर्मूले कौन कौन से यूज हो सकते हैं। कुछ जनरल फॉर्मूले जो इसमें यूज होते हैं वो मैं बता रहा हूँ, और कुछ एक दो फॉर्मूले अलग से एक्स्ट्रा रहेंगे जो कि हमें क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग निकालना पड़ते हैं। तो लिखते हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखते हैं इसमें क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, मोस्टली क्वेश्चंस में पूछा जाता है, दैट इज एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू। एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू। उस क्यू में नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने होंगे, दैट मींस लेंथ ऑफ द क्यू, लेंथ ऑफ द क्यू, एल क्यू। एल क्यू का फॉर्मूला यहाँ पर होगा k प्लस 1 अपॉन 2k, k प्लस 1 अपॉन 2k। k क्या होगी, कितनी स्टेजेस से आपको वहां पर पास होना पड़ रहा है, इनटू लेमडा स्क्वायर अपॉन म्यू इनटू म्यू माइनस लेमडा। ये हमारा जो सिंगल सर्वर क्यूइंग मॉडल था, फर्स्ट वाला मॉडल, वहां से जो हम लेंथ ऑफ क्यू का फॉर्मूला लेते हैं, लेमडा अपॉन लेमडा स्क्वायर अपॉन म्यू इनटू म्यू माइनस लेमडा, उसमें हमें फैक्टर k प्लस 1 अपॉन 2k का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड ये था लेंथ ऑफ द क्यू। अगर आपसे ऐसे ही पूछे कि एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम, सिस्टम के लिए अगर बात करें तो दैट विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द सिस्टम। और इसके लिए जो फॉर्मूला हमने पिछला जो फॉर्मूला यूज किया था सिस्टम लेंथ का, उसके साथ में एक नया फैक्टर हम इसमें ऐड कर देंगे। दैट मींस आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा लेंथ ऑफ द क्यू प्लस लेमडा बाय म्यू, लेंथ ऑफ द क्यू प्लस लेमडा बाय म्यू। तो जब आप ये वैल्यू रखते हैं तो लेंथ ऑफ द क्यू ऊपर लिखिए आपने k प्लस 1 अपॉन 2k इंटू लेमडा स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लेमडा, और इसके साथ प्लस में आपको लेमडा बाय म्यू लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया लेंथ ऑफ द सिस्टम। थर्ड आपको जो इसमें कैलकुलेट करना है, क्या पूछते हैं, दैट इज वेटिंग टाइम इन द क्यू। वेटिंग टाइम इन द क्यू, वेटिंग टाइम इन द क्यू को WQ से डिनोट करेंगे। और वेटिंग टाइम इन द क्यू का जो फॉर्मूला हमने फर्स्ट मॉडल के लिए पढ़ा था, दैट इज लेमडा अपॉन म्यू इनटू म्यू माइनस लेमडा। उसके साथ आपको फैक्टर k प्लस 1 अपॉन 2k का मल्टीप्लाई लेना है, k प्लस 1 अपॉन 2k का मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, सिमिलरली आप निकाल सकते हैं वेटिंग टाइम इन द सिस्टम, वेटिंग टाइम इन द सिस्टम, वेटिंग टाइम इन द सिस्टम WS, और उसकी वैल्यू होगी वेटिंग टाइम इन द क्यू WQ प्लस 1 अपॉन म्यू के इक्वल। तो वेटिंग टाइम इन द क्यू अगर ऊपर से लिखते हैं हम तो होगा k प्लस 1 अपॉन 2k इंटू लेमडा अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लेमडा। ठीक है, तो मोस्टली क्वेश्चंस जो होंगे उस और साथ में प्लस 1 अपॉन म्यू, तो मोस्टली क्वेश्चन जो आपके होंगे उसमें आपको ये चारों टॉपिक ही पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, यही चीजें कैलकुलेट करना रहती है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि उसमें आपसे पूछ सकते हैं, तो वो फॉर्मूले भी मैं आपको अलग से लिखवा देता हूँ। अगर आपसे कोई पूछे एवरेज टाइम स्पेंट, एवरेज टाइम स्पेंट इन अ सिस्टम, तो उसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। ये था एवरेज वेटिंग टाइम इन द सिस्टम, और एवरेज टाइम स्पेंट इन द सिस्टम दैट मींस उसको हम लेते हैं फॉर्मूला नंबर 5, एवरेज टाइम इन द
सिस्टम। वो सिंपल होता है, सर्विस देने में जितना टोटल टाइम लग रहा है उसका आप इन्वर्स कर लीजिए, या जो भी सर्विस टाइम लग रहा है किसी भी सिस्टम में। मान लीजिए आप 3 अलग अलग स्टेजेस से गए, हर स्टेज में आपको 3 मिनट लग रहे हैं, तो टोटल टाइम आपका कितना हो जाएगा, 9 मिनट्स का हो जाएगा। तो वो हो जाएगा एवरेज टाइम इन द सिस्टम। नेक्स्ट इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है, कुछ क्वेश्चंस में पूछते हैं मोस्ट प्रोबेबल टाइम स्पेंट इन गेटिंग द सर्विस। मोस्ट प्रोबेबल टाइम स्पेंट, फॉर्मूला नंबर 6 लिख लीजिए आप, बुक में अलग से लिखा नहीं है, मैं इसको अलग से लिखवा रहा हूँ। एवरेज टाइम स्पेंट इन, एवरेज टाइम या एवरेज टाइम छोड़िए, इसको लिखते हैं मोस्ट प्रोबेबल टाइम। मोस्ट प्रोबेबल टाइम इन गेटिंग द सर्विस। सर्विस लेने में मोस्ट प्रोबेबली आपको कितना टाइम लगेगा इन गेटिंग द सर्विस, और इसी को मॉडल टाइम भी बोलते हैं या मॉडल वैल्यू बोलते हैं। मॉडल वैल्यू, मॉडल वैल्यू आपकी कितनी रहेगी, उसके लिए जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे वो फॉर्मूला सिंपल है, k-1 अपॉन के यू। फॉर्मूला हो जाएगा आपका k-1 अपॉन के म्यू। तो इस तरीके से आप इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप फॉर्मूले लिख लीजिए, आपने हो सकता है लिख लिए वो फॉर्मूले। तो अब मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और हम इसके क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस मॉडल को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन, साथ साथ में आप उसको राइट डाउन भी करते जाइएगा। The repair of a certain type of machine consists of 3 basic steps. कोई पर्टिकुलर टाइप की मशीन है ना, उसे रिपेयर करने के लिए कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक स्टेप्स। अब यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए कि ये के स्टेजेस वाला क्वेश्चन है। के स्टेजेस का क्वेश्चन है, मतलब इसमें जो सर्विस रेट प्रोवाइड किया जा रहा है वो केथ ऑर्डर लैंगियन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। 3 बेसिक स्टेप्स है उस मशीन को पास होना पड़ेगा उसके रिपेयरिंग के लिए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, विच मस्ट बी परफॉर्म सिक्वेंशियली। मस्ट बी परफॉर्म सिक्वेंशियली। सिक्वेंशियली दैट मींस एक के बाद एक बाद एक आपको वो ऑपरेशंस वहां पर करना पड़ेंगे उस मशीन को रिपेयर करने के लिए। तो इससे ये जो पहला सेंटेंस है, फर्स्ट जो लाइन दी है क्वेश्चन की, उससे हमको समझ में आता है कि ये मॉडल 4 का क्वेश्चन है। The time taken to perform each of the 3 steps is found to have an exponential distribution with a mean of 12 minutes. तो each step में जितना भी टाइम लग रहा है, हर स्टेप में जितना भी टाइम लग रहा है, that is the exponential distribution with a mean of 12 minutes. 12 मिनट्स का एवरेज या मीन टाइम वहां पर हर स्टेप में लग रहा है। And this is independent of other steps, और other steps से ये independent है। If these machines break down in poisonous fashion, अब अगर ये मशीन का जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो पॉइजन्स फैशन को फॉलो कर रहा है, दैट मींस अराइवल रेट जो है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, विद एन एवरेज ऑफ 1.2 पर आवर। जो फेलर हो रहा है वो है 1.2 पर आवर। तो अराइवल रेट जो आपको दिया है दैट इज 1.2 पर आवर, एंड देयर इज ओनली वन रिपेयरमैन
और वहां पर जो रिपेयरमैन है वो एक अकेला ही बंदा है जो सारी रिपेयरिंग का काम करेगा, लेकिन वो अलग अलग स्टेजेस में काम करेगा, 3 अलग अलग स्टेप्स में उस मशीन को रिपेयर करेगा। ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन लिख लिया होगा। अब मैं जो है स्क्रीन शेयरिंग को स्टॉप करता हूँ, आप बोर्ड की तरफ देखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो डेटा दिया है हम उसको देखते जाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम इसे सॉल्व करते जाते हैं। तो सबसे पहले बोला है द रिपेयर ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ मशीन कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक स्टेप्स। तो कोई मशीन है जिसकी रिपेयरिंग के लिए आपको 3 अलग अलग स्टेप्स से पास होना पड़ रहा है, उस मशीन को पास कराना पड़ रहा है। मान लीजिए फर्स्ट स्टेप में आप यहाँ पर फॉल्ट चेक कर रहे हैं कि फॉल्ट का डायग्नोसिस किया आपने कि किस टाइप का फेलर है। मान लीजिए सेकंड वाले स्टेप पे आप देखते हैं कि उसे वेल्डिंग करने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, और थर्ड वाली जो स्टेप है उस पे आपको मान लीजिए कोई किसी टाइप का लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ रही है। तो आपको ये 3 स्टेजेस से पास होना है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि जो रिपेयरमैन है, जो भी वर्कर रिपेयरिंग के लिए है, वो अकेला ही है। तो वो पहले डायग्नोस करता है, फिर बिल्डिंग करता है, देन लुब्रिकेशन जो भी प्रोवाइड करना है वो सारी काम करता है। तो अगर और ये सारा काम जो हो रहा है वो सीक्वेंशियल परफॉर्म किया जा रहा है, एक के बाद एक स्टेप में परफॉर्म किया जा रहा है। तो इससे हमको समझ में आएगा कि एर्लांगियन डिस्ट्रीब्यूशन वाला मॉडल है और के की वैल्यू जो है एर्लांगियन पैरामीटर के, उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 है। और साथ साथ में जो मशीन का फेलर रेट दिया हुआ है, दैट मींस अराइवल रेट ऑफ मशीन, वो कितना है 1.2 पर आवर, 1.2 पर आवर्स, 1.2 मशीन्स पर आवर। 1 घंटे में वहां पर 1.2 मशीन्स आती है रिपेयरिंग होने के लिए। और हर स्टेप में जो टाइम दिया जा रहा है सर्विस टाइम, दैट इज 12 मिनट्स। तो 1/μ की जो वैल्यू है 1/μ की वैल्यू हमें दे रखी है 12 मिनट्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होती है वो 1/μ की वैल्यू फाइंड आउट करना होती है, जिसको कि हम बोलते हैं सर्विस टाइम पर फेज, सर्विस टाइम पर फेज। ठीक है, तो सर्विस टाइम पर फेज अगर आपको फाइंड आउट करना है तो वो वैल्यू होती है 1/μ के। ठीक है, और यहाँ पर जो म्यू की वैल्यू है वो हमें दी हुई है, दैट इज 3, सॉरी के की वैल्यू हमें दी हुई है, तो ये हो जाएगा 1/3 म्यू, 1/3 म्यू। पर अगर हम देखें तो इसको अगर मिनट को या सर्विस रेट को अगर हमें सर्विस टाइम को अगर हमें सर्विस रेट में कन्वर्ट करना होता है, तो जैसा कि हम पिछले क्वेश्चंस में करते थे, हम क्या करते थे कि इसको इन्वर्स कर लेते थे और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे। तो देखो अगर इसको हम इन्वर्स करके लिखते हैं और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो वैल्यू हो जाएगी 1/12 मिनट, और 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आवर्स में। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 मशीन्स पर आवर। तो जो मशीन का अराइवल रेट है दैट इज 1.5 मशीन्स पर आवर, और अगर उसका जो रिपेयरिंग रेट है वो हो जाएगा 5 मशीन्स पर आवर। तो अगर आपको 1/3 म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो वो वैल्यू आपकी हो जाएगी 5/3 मशीन्स पर आवर। ठीक है, तो ओवरऑल आप म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल, जो आपको टाइम दिया हुआ है उसका इन्वर्स कर लीजिए, टाइम का इन्वर्स जो होगा वो रेट में आ जाएगा, और उस तरीके से आप 1/μ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वो वैल्यू आ रही है 5/3।
तो इस तरीके से जो आपका टोटल ओवरऑल जो सर्विस रेट हो जाएगा, या अगर ओवरऑल सर्विस रेट की अगर आप बात करें तो इसमें आपने ये एक मशीन एक स्टेप के लिए अगर 3 स्टेप के लिए देखें तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 5/3 मशीन्स पर आवर। तो म्यू की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई है 5/3। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें लेमडा और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करना ही होता है, बाकी सारी चीजें तो आप क्वेश्चन में वैल्यूज दी होती है और आपको फॉर्मूला अगर पता होता है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें फर्स्ट आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था, एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सिस्टम। एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सिस्टम आपको फाइंड आउट करना है। एवरेज ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सिस्टम, दैट मींस आपको लेंथ ऑफ द सिस्टम फाइंड आउट करना है। तो लेंथ ऑफ द सिस्टम फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, लेंथ ऑफ द सिस्टम LS इज इक्वल टू K+1 अपॉन 2K इंटू लेमडा स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लेमडा। ये वैल्यू आप इसमें सारी रखेंगे और लेंथ ऑफ द सिस्टम है तो ये लेंथ ऑफ द क्यू का फॉर्मूला है, और इसमें अगर हम लेमडा बाय म्यू ऐड कर देते हैं ये बन जाता है लेंथ ऑफ द सिस्टम। निकालिए, के की वैल्यू रखिए, के की वैल्यू हमारे पास 3 तो आ जाएगा 3+1 अपॉन में 2 इंटू 3 इंटू लेमडा स्क्वायर। लेमडा वैल्यू है आपके पास 1.2 होल स्क्वायर अपॉन म्यू वैल्यू है आपके पास 5/3 इंटू 5/3 माइनस 1.2। इसको सॉल्व कीजिए, क्या आती है वैल्यू। तो सारी जो वैल्यू साथ में लेमडा बाय म्यू भी है, तो लेमडा बाय म्यू की वैल्यू आप रखिए 1.2 अपॉन 5/3। इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आ रही है दैट इज अराउंड 1.954 1.954, ठीक है। ये लेंथ ऑफ द सिस्टम आपको पता चल गई, मतलब उस पूरे जो भी रिपेयरिंग शॉप है वहां पर आपको 1.95 या लगभग 2 मशीनें आपको दिखेगी सिस्टम में, एक का रिपेयरिंग चलता होगा और एक वेटिंग में आ जाएगी। नेक्स्ट आपको सेकंड इन्होंने पूछा है व्हाट इज द एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम इन द क्यू, एवरेज वेटिंग टाइम इन द क्यू निकालना है। तो सेकंड क्वेश्चन आपको एवरेज वेटिंग टाइम इन द क्यू निकालना है, दैट मींस आपको WQ निकालना है, वेटिंग टाइम इन द क्यू। उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे K+1 अपॉन 2K इंटू लेमडा अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लेमडा। ये फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज कर लेंगे। सारी वैल्यूज पुट कीजिए। K वैल्यू है आपके पास 3+1 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू लेमडा वैल्यू इज 1.2 अपॉन में म्यू इज 5/3 इंटू 5/3 माइनस 1.2, ठीक है। तो आप वेटिंग टाइम इन द क्यू भी निकाल सकते हैं यहाँ से, और ये वैल्यू जो भी आएगी आवर्स में आएगी, ठीक है। तो आवर्स में जो वैल्यू आ रही है मैं लिख देता हूँ, ये वैल्यू आएगी 0.4325 आवर्स, ठीक है। और अगर मैं इसे 60 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये वैल्यू बन जाएगी 25.4 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड जो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, थर्ड पूछा है व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ द वेटिंग लाइन। एवरेज लेंथ ऑफ द वेटिंग लाइन, एवरेज लेंथ ऑफ द वेटिंग लाइन, एवरेज लेंथ ऑफ वेटिंग लाइन, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपसे लेंथ ऑफ द क्यू पूछा है, क्योंकि वेटिंग लाइन का मतलब है कि वो वेट कर रहे हैं, अभी उनका वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है। लेंथ ऑफ द क्यू निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है K+1 अपॉन 2K इंटू लेमडा स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लेमडा। सारी वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ, 3+1 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू लेमडा स्क्वायर वैल्यू है, लेमडा है 1.2 होल स्क्वायर अपॉन 5/3 इंटू 5/3 माइनस 1.2। इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आ रही है
that is equal to 0.5082. 0.5082. तो इसको एक काम कीजिए, आप इस तरीके से लिखिए, ये जो फॉर्मूला है दैट इज द वेटिंग टाइम इन द क्यू, लेंथ ऑफ द क्यू। ठीक है, हाँ सही है, आंसर जो आ रहा है आपका 0.5082। तो इस क्वेश्चन में हमने तीन चीजें सीखी। लेंथ ऑफ द सिस्टम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एयरलाइन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाले केस में, वेटिंग टाइम इन द क्यू किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, और लेंथ ऑफ द क्यू किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेंथ ऑफ द क्यू और लेंथ ऑफ द सिस्टम में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि लेंथ ऑफ द सिस्टम में जिस मशीन पे रिपेयरमेंट वर्क चल रहा है वो मशीन और उसके बाद जितनी भी मशीन वेटिंग लाइन में लगी है उन दोनों का सम लेते हैं हम। और लेंथ ऑफ द क्यू का मतलब ये है कि जिस मशीन पे वर्क चल रहा है उस मशीन को छोड़कर बाकी जितनी भी मशीन्स अपने रिपेयरमेंट का इंतजार करती हैं उनकी जो लेंथ होती है दैट इज लेंथ ऑफ द क्यू। तो ये एक क्वेश्चन था जिसमें सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा घुमा के भी पूछते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा अलग तरीके का जो क्वेश्चन है वो हम उसको एक बार और सॉल्व करके देखते हैं। तो मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन नोट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, डॉक्टर क्लिनिक का केस लिया गया है इसमें। पेशेंट्स एट हॉस्पिटल क्लिनिक अराइव फॉर ए जनरल चेकअप। अब किसी क्लिनिक पे पेशेंट्स आ रहे हैं, जनरल चेकअप के लिए आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू पॉइजन इनपुट, तो अराइवल जो सिस्टम है वो पॉइजन टाइप का है। एट एन एवरेज रेट ऑफ 4 पर आवर, अराइवल रेट जो है वहां पर कस्टमर्स का या पेशेंट्स का वो है 4 कस्टमर्स पर आवर। द मेडिकल चेकअप इज कैरिड आउट इन 3 फेजेस। ये इंपॉर्टेंट चीज है, 3 फेजेस में किया जा रहा है मेडिकल चेकअप। अब 3 फेजेस में किया जा रहा है मतलब ये केस ऑर्डर एयरलाइन डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। तो इससे पढ़ के हमें ये समझ में आएगा कि हमें मॉडल 4 जो है उसके फॉर्मूले यहाँ पे यूज करना है। 3 और टाइम कितना लग रहा है, 3 मिनट्स ऑन द एवरेज इज स्पेंड ऑन ईच फेज। हर फेज में कितना टाइम लग रहा है, एवरेज टाइम 3 मिनट का लग रहा है, मतलब हर स्टेप में हर चेकअप में 3 मिनट का टाइम लग रहा है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टाइम ऑन ईच फेज बीइंग अप्रोक्सीमेटली एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके से ये चेकअप करेंगे। ठीक है, निकालना क्या है आपको, डिटरमाइन द एवरेज टाइम स्पेंड बाय द पेशेंट इन द हॉस्पिटल क्लिनिक। तो हॉस्पिटल क्लिनिक में एवरेज कितना टाइम किसी भी पेशेंट को स्पेंड करना पड़ेगा ये निकालना है। व्हाट इज द एवरेज टाइम ऑफ गेटिंग द सर्विस, सर्विस लेने में कितना टाइम लगेगा, दैट मींस वो सारा चेकअप कराने में कितना टाइम लग सकता है। और थर्ड निकालना, व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल टाइम टू बी स्पेंड इन गेटिंग द सर्विस, सर्विस लेने में मोस्ट प्रोबेबल टाइम कितना लगेगा। तो ये 3 चीजें हमें कैलकुलेट करना है इसमें। तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो डेटा मैं यहाँ पढ़ते जाऊंगा आपके सामने और लिखते जाता हूँ और इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो कंडीशन आपको दी है, पेशेंट्स एट ए हॉस्पिटल क्लिनिक अराइव फॉर जनरल चेकअप according to Poisson's input process at an average rate of 4 per hour। तो आपको जो अराइवल रेट दिया है that is 4 customers और 4 patients per hour, 4 patients per hour की रेट से वहां पर पेशेंट्स आते हैं
द मेडिकल चेकअप इज कैरिड आउट इन 3 phases। जो मेडिकल चेकअप किया जा रहा है 3 phases में कंप्लीट किया जा रहा है। दैट मींस ये भी अर्लंगन डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। एंड ऑन एन एवरेज टाइम स्पेंड इज 3 मिनट्स। तो जो एवरेज टाइम स्पेंड किया जा रहा है हर स्टेप में दैट इज 3 मिनट्स। तो 1/μ की वैल्यू जो दी है दैट इज 3 मिनट्स। आपको 1/μ की वैल्यू दे रखी है 3 मिनट्स और आपको म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो म्यू वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको इन्वर्स कर लेंगे। इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 1/3 मिनट्स और आवर में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको करना पड़ेगा 60 से मल्टीप्लाई। तो आपका म्यू हो जाएगा 20 पेशेंट्स पर आवर, 20 पेशेंट्स पर आवर। लेकिन यहाँ पर जो आप निकालते हैं सर्विस टाइम पर फेज निकालना पड़ता है। तो अगर सर्विस टाइम पर फेज निकालना है, सर्विस टाइम पर फेज, हर फेज में कितना सर्विस टाइम स्पेंड हो रहा है, वो उसके लिए आपका जो म्यू वैल्यू होती है उसको आपको k से डिवाइड करना पड़ता है, दैट इज 20/3। तो ओवरऑल आपका जो म्यू की वैल्यू आती है, यहाँ पर जो सर्विस टाइम पर फेज की बात करेंगे वो वैल्यू को आपको म्यू से ही डिनोट करना है और वो वैल्यू आपकी हो जाएगी 20/3, 20/3। अब यहाँ पे जो म्यू लिया है उसको हमने जो नंबर ऑफ फेजेस है उससे डिवाइड कर लिया है। दैट मींस इसमें 3 का भी आपको डिवाइड करना रहता है नंबर ऑफ फेजेस से। मैं यहीं पे अगर 1/μ के लिखता हूँ इसे, तो जब 1/μ के लिखते हैं इसको तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 मिनट और हर फेज में यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है, 3 वैल्यू है तो आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा 1/μ की वैल्यू को। तो 3 मिनट को आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, साथ में 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो जो ओवरऑल वैल्यू आ रही है वो आपको मिल रही है 20/3। तो म्यू की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है 20/3। अब आपको देखना है एवरेज टाइम कितना वहां पर स्पेंड करता है कोई भी कस्टमर उस सिस्टम में। तो इसको हम लिखते हैं, फर्स्ट वाला है एवरेज टाइम स्पेंड बाय द पेशेंट इन द हॉस्पिटल। इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल क्या है, पूरा एक सिस्टम है और उस पूरे सिस्टम में वहां पर कितना टाइम स्पेंड किया जा रहा है। दैट मींस आपको क्या निकालना है, वेटिंग टाइम इन द सिस्टम। और वेटिंग टाइम इन द सिस्टम निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे k+1/2k इंटू लेमड़ा अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लेमड़ा प्लस 1/μ प्लस 1/μ। तो इस तरीके से अपन हम यहाँ पर इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी वैल्यूज है आप पुट कीजिए और पता कीजिए कितनी आ रही है आंसर। तो सारी वैल्यूज रखते हैं हम यहाँ पर। k की वैल्यू है 3+1/2 इंटू 3 इंटू लेमड़ा वैल्यू जो आपको दे रखी है दैट इज 4 और म्यू की जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है दैट इज 20/3। तो 20/3 इंटू 20/3 माइनस लेमड़ा इज 4 प्लस 1/μ प्लस 1/20/3। ठीक है, इसको रख के सॉल्व करते हैं। ओवरऑल सॉल्व करने पे जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आपको आवर्स में मिलेगी और ये आ रही है 3/10 आवर्स, 3/10 आवर्स। और अगर इसको मिनट में लाना है तो आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको मिलेगा 18 मिनट्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है जिसमें डायरेक्टली आपसे पूछा था वेटिंग टाइम इन द सिस्टम निकालिए। सेकंड इसमें क्वेश्चन जो आपसे पूछा है व्हाट इज द एवरेज टाइम ऑफ गेटिंग द सर्विस, व्हाट इज द एवरेज टाइम ऑफ गेटिंग द सर्विस। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज टाइम ऑफ गेटिंग द सर्विस। सर्विस लेने में एवरेज टाइम आपको कितना लग रहा है। तो सर्विस कौन सी ली है आपने, चेकअप कराया है, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं एवरेज टाइम स्पेंट इन मेडिकल चेकअप, इन मेडिकल चेकअप। मेडिकल चेकअप में आपको कितना एवरेज टाइम लग रहा है। तो मेडिकल चेकअप में जो भी टाइम आपको लगेगा वो
जो सर्विस रेट होता है उसका इनवर्स होता है टाइम, दैट मीन्स 1/म्यू। तो 1/म्यू, म्यू वैल्यू आपकी कितनी है 20/3, ये हो जाएगा आपका 3/20, ठीक है। और ये वैल्यू आएगी आपकी आवर्स में, और इसको अगर आप 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा मिनट्स में, दैट इज 6 मिनट्स, ठीक है। तो एवरेज टाइम ऑफ गेटिंग द सर्विस और मेडिकल चेकअप विल बी 6 मिनट। 6 मिनट में आप वो चेकअप करा सकते हैं, तीनों स्टेजेस में आप चेकअप करा सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक जो हमारा मॉडल 4 था वो यहाँ पर कंप्लीट 9 होता मिनट। है। और इस मॉडल 4 के बाद एक और इम्पोर्टेंट मॉडल है, अलग से मॉडल नाम नहीं दिया गया है क्योंकि वो अलग टाइप की एक प्रोसेस होती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज वो टॉपिक भी आपका खत्म कर दिया जाए, मुश्किल से उसमें 10 मिनट का टाइम हमें लगेगा, तो हम उससे भी समझ लेते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमें इसमें पढ़ना है उसका अगर हेडिंग की बात करें या अगर उसका टाइटल की बात करें तो इसमें हमको देखना है क्यू मॉडल्स विद पॉइजन्स इनपुट। क्यू मॉडल्स with poisons input and constant service rate, constant service rate। सिंपल सा मॉडल है, इसमें कुछ 2-3 अलग तरीके के फॉर्मूले आपको यूज करना रहेंगे। और इसको समझने का तरीका ये है कि जब भी क्वेश्चंस में या कंडीशंस में ऐसी चीज दी हो जिसमें सर्विस रेट कांस्टेंट है, सर्विस रेट कांस्टेंट है मतलब अगर कोई ऑटोमेटिक मैकेनिज्म वहां यूज किया गया है जो कि हर बार सेम टाइम में आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कॉफी या जो टी डिस्पेंसर मशीन होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम में ही पर्टिकुलर अमाउंट में मटेरियल को डिस्पेंस करती है, उस टाइप का केस हो सकता है। या किसी रोबोट के थ्रू कोई स्पॉट बिल्डिंग करने में आपको टाइम लग रहा है, वो टाइम आपका हमेशा क्या होता है फिक्स होता है। तो मतलब अगर सर्विस का टाइम फिक्स है, म्यू जो आपका सर्विस रेट है वो अगर फिक्स्ड होता है, किसी क्वेश्चन में आपको पढ़ने पर ऐसा लगे कि इसमें सर्विस रेट जो दिया है वो फिक्स्ड दिया है, तब हमें क्यू मॉडल विद पॉइजन इनपुट एंड कांस्टेंट सर्विस रेट इसे कंसीडर करना चाहिए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं या इस टाइप का जो मॉडल होता है उसमें जो एजम्पशंस है वो पिछले जो एजम्पशंस हम ले रहे थे उस टाइप के ही होते हैं सारे एजम्पशंस। जो अराइवल रेट होता है वो रेंडम होता है, सर्विस रेट जो आप सर्विस प्रोवाइड करने का आपका जो तरीका होता है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है, अराइवल जो होता है वो सिंगल क्यू में होता है, सिंगल सर्वर सिंगल सर्विस फैसिलिटी आप यूज करते हैं, और क्यू की जो लेंथ है वो इनफाइनाइट लेंथ का हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो सर्विस रेट है वो फिक्स्ड है, दैट मींस सर्विस रेट फॉर द कस्टमर इज कांस्टेंट। अब अगर इम्पोर्टेंट फॉर्मूले की बात करें हम तो इसमें आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू। क्यू में एवरेज नंबर ऑफ कितने कस्टमर है, दैट इज लेंथ ऑफ द क्यू। फॉर्मूला यहाँ पर भी आप सिंगल सर्वर कंसीडर कर रहे हैं, तो जो आपने सिंगल सर्वर वाले मॉडल लिए थे उसी टाइप के सारे फॉर्मूले लगेंगे इसमें, लेकिन एवरेज बेसिस पे निकाले जाते हैं, इसलिए हम इसमें इस केस में आपको 2 से भी डिवाइड करके लिखना पड़ेगा, दैट मींस लैम्डा स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लेम्डा। ये आपने फर्स्ट मॉडल का फॉर्मूला पढ़ा है लेंथ ऑफ द क्यू का, आप एवरेज बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। सेकंड आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम, सिस्टम में एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स वहां पर कितने हो रहे हैं, दैट मींस लेंथ ऑफ द सिस्टम LS, और वो होगा आपके लिए लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 म्यू
इंटू म्यू माइनस लेमडा प्लस लेमडा बाय म्यू। ठीक है। थर्ड आपसे जो चीजें पूछी जाएंगी इसमें, थर्ड पूछ सकते हैं आपसे एवरेज वेटिंग टाइम इन द क्यू। एवरेज वेटिंग टाइम इन द क्यू। क्यू में एवरेज वेटिंग टाइम कितना लग रहा है, दैट मींस वेटिंग टाइम इन द क्यू डब्ल्यू क्यू। वो होगा फॉर्मूला आपके लिए लेमडा अपॉन 2 म्यू इंटू म्यू माइनस लेमडा। ठीक है। नेक्स्ट आपको इसमें फाइंड आउट करने का बोल सकते हैं क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 4, एवरेज वेटिंग टाइम इन द सिस्टम। एवरेज वेटिंग टाइम इन द सिस्टम। तो सिस्टम में एवरेज वेटिंग टाइम कितना है ये भी निकालने का बोला जा सकता है। तो वो होगा वेटिंग टाइम इन द सिस्टम इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 म्यू इंटू म्यू माइनस लेमडा प्लस 1 अपॉन म्यू। तो इस तरीके से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 4 बेसिक फॉर्मूले रहेंगे जिसमें आप कांस्टेंट सर्विस रेट मॉडल का यूज कर सकते हैं। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना रहता है उसके लिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं, और इसके भी हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें इसकी पूरी प्रोसेस जो है वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, बार्बर विथ वन मेन शॉप टेक एग्जैक्टली 25 मिनट। अब देखिए यहाँ पे आपको पहचानना है कि ये कांस्टेंट सर्विस रेट मॉडल है, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि जो सर्विस रेट है वो एग्जैक्टली करके दिया गया है। एग्जैक्टली 25 मिनट्स, उसको कितना लग रहा है, एग्जैक्टली 25 मिनट्स लग रहा है टू कंप्लीट द हेयर कट if the customer arrive in poison fashions at an average rate of every 40 minutes। कस्टमर का अराइवल टाइम है 40 मिनट्स, उसको इन्वर्स कर लिया जाएगा तो अराइवल रेट आपको मिल जाएगा मिनट में, और 60 से मल्टीप्लाई करके हम उसको निकाल सकते हैं आवर्स में। हाउ लॉन्ग ऑन द एवरेज टाइम मस्ट ए कस्टमर वेट फॉर सर्विस। अब कस्टमर को कितना एवरेज टाइम वहां पर वेट करना पड़ेगा, दैट मींस वेटिंग टाइम इन द क्यू हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को पहचानने का एक तरीका है यहाँ पर कि ये मॉडल 5 जिसको कि हम सर्विस रेट मॉडल बोलते हैं, अगर उसका क्वेश्चन है तो यहाँ पर आपको हमेशा एग्जैक्टली कर ही दिया होगा। एक और क्वेश्चन है इसमें नीचे, इन ए कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लोडिंग क्रेन टेक्स एग्जैक्टली 10 मिनट्स। अब यहाँ पर जो लोडिंग क्रेन है वो कितना टाइम दे रही है, एग्जैक्टली 10 मिनट्स का टाइम। फिर से अगर एग्जैक्टली 10 मिनट्स आपको बोल रखा है, दैट मींस ये जो क्वेश्चन है वो फिक्स्ड सर्विस रेट वाला क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। और देखते हैं एक और क्वेश्चन है, इन एन ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन एट द एयरपोर्ट डिस्पेंसेस कप ऑफ कॉफी इन 48 सेकंड। अब ये ऑटोमेटिक डिस्पेंस मशीन बोल रखा है, दैट मींस उसमें हमेशा जो सर्विस रेट रहेगा कॉफी को डिस्पेंस करने का दैट विल बी कांस्टेंट। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये भी कांस्टेंट रेट वाला है। तो हम पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है बार्बर है जो कि एग्जैक्टली 25 मिनट का टाइम ले रहा है हेयर कटिंग करने के लिए, और कस्टमर का अराइवल रेट है 40 मिनट का। तो बताइए वहाँ कस्टमर को एवरेज कितना वेट करना पड़ेगा सर्विस के लिए। मैं शेयरिंग को क्लोज करता हूँ और हम देखते हैं बोर्ड पे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका जो भी डेटा दिया है उसका अकॉर्डिंगली हम इसका सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट करते हैं। तो आपको दिया है बार्बर टेक्स एग्जैक्टली 25 मिनट्स। तो यहाँ पर आपका जो म्यू वैल्यू हो गई वो हो जाएगा 1/25। 1/25
मिनट्स पर कस्टमर, मिनट्स पर कस्टमर। एक कस्टमर को आपको देने में, सर्विस देने में एग्जैक्टली, अब ये एग्जैक्टली बोला है, दैट मीन्स ये आपका मॉडल 5 वाला केस है। लेमडा जो अराइवल रेट दे रखा है, अराइवल रेट इज 40 मिनट, टाइम इज 40 मिनट, so arrival rate will be inverse of that time, that means 1/40 पर मिनट, 1/40 पर मिनट, पर मिनट में 1/40 कस्टमर्स वहां पर आ जाएंगे। अब दोनों चीजें यहाँ पर मिनट में दी है, इसलिए हम इसको मिनट में ही सॉल्व कर लेते हैं, मिनट में सॉल्व करते हैं इसे। और सबसे पहले हमें वेटिंग टाइम निकालना है, वेटिंग टाइम इन द सिस्टम। तो वेटिंग टाइम इन द सिस्टम हमसे पूछा है, तो वो फॉर्मूला होगा आपके लिए लेमडा अपॉन 2 म्यू इनटू म्यू माइनस लेमडा प्लस 1 अपॉन म्यू, प्लस 1 अपॉन म्यू। ये वैल्यू आप यहाँ रख देंगे तो आपको आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। लेमडा की वैल्यू है, लेमडा वैल्यू इज 1/40 एंड 2 इंटू म्यू वैल्यू इज 1/25 इंटू 1/25 माइनस 1/40। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने पे जो आपको, और साथ में आपको 1 अपॉन म्यू वैल्यू भी लिखना है, 1 अपॉन म्यू, म्यू है 1/25। तो जब आप ये सारी वैल्यू रखेंगे तो आपको वैल्यू आ रही है, आंसर आ रहा है 45.83 मिनट। मतलब उस बार शॉप में आपको 45.83 मिनट्स का टाइम लगेगा सर्विस लेने के लिए। ठीक है, सर्विस लेने के लिए दैट मीन्स आप वहाँ जाएंगे, वेट करेंगे, आपका नंबर आएगा, आप कटिंग करवाएंगे, आप फ्री होंगे, तो इतने में टोटल आपको टाइम कितना लग जाएगा, 45 मिनट्स का। बार का तो टाइम फिक्स है कि वो 25 मिनट में आपकी कटिंग बना देगा, उसके पहले लगभग 20 मिनट के आसपास आपको वहां पर वेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी रहते हैं जो कि आप मॉडल 5 में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये लेक्चर मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ। इसी के साथ ही जो क्यूइंग थ्योरी वाला जो चैप्टर था, जिसके अलग अलग मॉडल्स थे और इससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी और न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को करवा सकता था, वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब आपका काम है, आप इस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए।